Hello everyone, this is Nandini Singh Sisodia from Motion Education Private Limited. I am here to solve JEE Mains 2021 paper, and also you will be getting the best solutions of JEE Mains 2021 paper from our expert panel of physics. So here I am starting with the first paper 24th February shift 1. चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमें पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दे रखा है हमें, 4 पार्टिकल दे रखे हैं और चारों पार्टिकल्स का मास क्या दे रखा है हमें, सेम दे रखा है, जो कि कितना है 1 kg है। ठीक है जी, समझ में आया इतना। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि चारों पार्टिकल्स क्या है, एक सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहे हैं। किस वजह से? उनके म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है जी, और हमें दे रखा है उस सर्कल का रेडियस कितना, 1 मीटर। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा वो सर्कुलर पाथ जिसके अलोंग चारों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं क्या कि ये हमारा एक पार्टिकल हो जाएगा, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, तीसरा पार्टिकल ये और चौथा पार्टिकल हमारा ये। ठीक है, चारों का मास क्या है, बराबर है, बिल्कुल सही, चारों का मास बराबर है। और सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, सर्कल का रेडियस है 1 मीटर। ठीक है जी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये दे दी कितनी, 1 मीटर। ठीक, और चारों का मास बराबर यानी कि 1 kg। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा ये वाला जो पार्टिकल है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्योंकि जो मूव कर रहे हैं ये, वो किस वजह से कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं। तो हमने बोला कि इस वाले पे, इस 2 वाले की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स मान लेते हैं कितना है, F1 हो गया। ठीक, ऐसे ही इस वाले की वजह से फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कितना, F2, और इस वाले की वजह से फोर्स लगेगा कितना, F3, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो F1 और F3 के बीच में जो एंगल है वो कितना है बेटा, ये एंगल दे रखा है, या यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा हमारे पास कितना, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है जी, ये भी समझ में आया, एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा हमारा कितना, 45 डिग्री। बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है जी, समझ में आया। अब क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्सेस दे रखे हैं और पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है जिसपे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू, mv² बाय r। r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, ये हो गया। तो यहाँ पे बेटा अगर हम देखें ध्यान से, F1, F2 और F3 तीनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में है। अब हमें यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा कि इस पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस है उनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए यानी कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम F1 और F3 के क्या कर लेंगे, रेजोल्यूशंस कर लेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी वेक्टर के रेजोल्यूशन करते हैं तो cos थीटा होता है एक, और एक हो जाता है sin थीटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, ये एक वेक्टर दे रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। लेट्स से ये r है, तो ये हो जाएगा हमारे पास r cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास r sin थीटा। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास F1 cos 45, और ऐसे ही F3 का इधर एक और कंपोनेंट आ जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, F3 cos 45।
दोनों मैग्नीट्यूड्स में क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि मास इक्वल है और रेडियस जो है वो सेम रहेगा। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखो वैल्यूज क्या क्या आ गई। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्या, अच्छा अगर हम बोले तो ये हो सकता है F1 इज इक्वल्स टू F3 मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास F1 cos 45 प्लस F3 cos 45 प्लस F2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या कि इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आउटवर्ड है। तो हम कर देंगे इसको इसके इक्वेट, mv²/r। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, फोर्स की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 m2, तो यहाँ पे m1 m2 दोनों सेम है अपॉन r², ये हो गया r²। ठीक है, cos 45 यानी कि इंटू 1/√2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि F1 और F3 की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है जी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा किससे, 2 से, प्लस F2, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 की वैल्यू हो जाएगी फिर से वही, F2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे Gm, और अब यहाँ पे r क्या होगा, ध्यान से देखो, r ये दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे r जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे r क्या हो जाएगा, √2r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ √2r का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये तो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, r है, पर यहाँ पे जो r था वो क्या था, वो दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस थी। तो अगर मैं बात करूं कि 1 और 2 और 1 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है, √2a। ठीक है, या √2r बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया √2r का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, इन दोनों के बीच में 2r है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2r। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। यही था, ठीक है, इस तरीके से ही। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स था mv²/r Gm/2r², और यहाँ पे हमने इसको इक्वेट किया, सॉल्व किया, और आंसर आया हमारा क्या, v इज इक्वल टू 1/2 √g इंटू 1 + 2√2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 सैटेलाइट्स हैं, एक S1 है और एक S2 है, जो कि एक प्लेनेट के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, जिसका टाइम पीरियड हमें दे रखा है कितना, पहली वाली का दे रखा है 1 आवर और दूसरी वाली का दे रखा है कितना बेटा, 8 आवर्स। ठीक है जी, हमसे पूछा है कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि पहली वाली का, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि पहली वाली का जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ω1 है। ठीक है, क्या मान लेते हैं कि पहली वाली की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ω1 है, और दूसरी वाली की एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, ω2 है। ठीक है जी, अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या आप सभी को याद होगा कि ω इज इक्वल टू होता है बेटा क्या, 2π/t। बिल्कुल, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इस ω का
की वैल्यू एक तरीके से, वैसे तो रेशियो पूछा है लेकिन एक तरीके से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ओमेगा हमसे पूछा गया है, ठीक है, दोनों सैटेलाइट्स का। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 2 पाई कांस्टेंट है तो ओमेगा जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, और वी कैन से व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1। बस इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो T1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 R दे रखी है, और T2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8 R दे रखी है, ठीक है जी। तो वैल्यू को उठा के बस क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो निकल कर आ जाएगा कितना, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 8/1। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इजी था, ठीक है। वैसे भी इस बार के जो पेपर्स आए हैं वो बहुत ही इजी आए हैं, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, देखो जरा, ये इसका सोल्यूशन, ठीक है जी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में हमें। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है n मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA। जैसा कि हमें डायग्राम के अंदर दे रखा है, यानी कि हमें गैस दे रखी है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस कर रही है, ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब आगे हमसे पूछा दे क्या रखा है हमें कि AB आइसोथर्मल प्रोसेस है, BC आइसोबारिक प्रोसेस है, और CA एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि AB एक्सपेंशन कौन सा है, थर्मल एक्सपेंशन है एट टेम्परेचर T, सो दैट द वॉल्यूम इज डबल फ्रॉम V1 टू V2, या और V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ V2 की वैल्यू हमें दे रखी है 2V1, यानी कि इतना एक्सपेंशन होता है कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमें दे रखा है क्या, आइसोबारिक कंप्रेशन एट प्रेशर P2 टू इनिशियल वॉल्यूम V1, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है CA जो कि एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जो कि लीडिंग टू द चेंज ऑफ प्रेशर फ्रॉम P2 टू P1, जिसमें प्रेशर चेंज हो रहा है कहाँ से लेके कहाँ तक, P2 से P1 तक। और पूछा है हमसे कि टोटल वर्क डन क्या होगा इस प्रोसेस का, ठीक है। तो टोटल वर्क डन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे वर्क डन टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इन AB प्रोसेस प्लस वर्क डन इन BC प्रोसेस प्लस वर्क डन इन CA प्रोसेस, बिल्कुल सही। तो अगर मैं वर्क डन इन AB प्रोसेस की बात करूं जो कि क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यानी कि वर्क डन ऑफ AB के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ध्यान से देखो डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो हमको दिखेगा कि 2P1V1 ln V2/V1, और V2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2V1 दे रखी है, क्या दे रखी है हमको, 2V1 दे रखी है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2P1V1 ln 2V1/V1, ठीक है। इस V1 से ये V1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई किसकी, वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू 2nRT ln 2। क्या सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम B to C। तो वर्क डन फ्रॉम B to C की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे, P2 इंटू V1 माइनस V2। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाए कितनी, माइनस P2V1, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास माइनस NRT,
ठीक है जी। अब बचा हमारा कौन सा, सी ए प्रोसेस। तो वर्क डन बाय सी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा हमारे पास, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, ध्यान से देखो, ये है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय सी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब बस क्या करना है, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 2 NRT ln 2 माइनस NRT प्लस 0, कितना आया, प्लस 0। ठीक है, तो यहां से ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास NRT इंटू ln 2 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको ये आ जाएगा हमारे पास ln 2 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चेक कर लेते हैं, हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। देखो हमारा ऑप्शन मैच, आंसर मैच कर रहा है। वर्क डन इज इक्वल टू NRT ln 2 माइनस 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा आ रहा है कौन सा, देखो ऑप्शन 4 जो है हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, 4th ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है 4th क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि हमें 2 कैपेसिटर दे रखे हैं और दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, C दे रखी है। ठीक है, उन दोनों कैपेसिटर्स को पहले हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो पहले कनेक्ट किया सीरीज में। ठीक है, और उसके बाद हम उन्हीं दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, कैसे, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, कर दिया पैरेलल कनेक्ट। ठीक, तो हमसे पूछा क्या कि इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा और इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि केस 1 का जो C इक्विवेलेंट आएगा और केस 2 का जो C इक्विवेलेंट आएगा, उसका रेशियो हमें पूछा गया है। देखो, 2 इक्वल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, क्या किया हमने, बिल्कुल। उसके बाद पूछा एंड देन इन पैरेलल, और उसके बाद उन्हीं दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल हमने किया कनेक्ट। और हमसे पूछा क्या, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटीज इन द 2 केसेस विल बी, दोनों केसेस के अंदर जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी उसका रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, C दे रखी है। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू सेम दे रखी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका C इक्विवेलेंट निकालूंगी, जो कि कैसे कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब भी कोई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसका C इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं इसके C इक्विवेलेंट की बात करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ 1 और 2 के C इक्विवेलेंट की, तो ये कितना आ जाएगा, 1/C12 इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C, यानी कि ये हो गया 1/C12 इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट ऑफ दिस कनेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C/2। ठीक है जी, अब हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में हम सीधे निकाल लेंगे C इक्विवेलेंट ऑफ 3 4 इज इक्वल्स टू C प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या, C12 अपॉन C34 का रेशियो। ठीक है, तो सीधे लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास C/2 अपॉन 2C, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1:4। कितना हो जाएगा,
1:4 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा 1:4, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है, देखो जरा, हमने बिल्कुल सही किया है। और ये वैसे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी मैं आपको बोल रही हूँ कि इस बार का पेपर बहुत ही इजी आया है, तो अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है 1/4। ठीक है, चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमें फिफ्थ क्वेश्चन में। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दो सेल दे रखे हैं जिसका ईएमएफ हमें दे रखा है कितना, एक का ईएमएफ दे रखा है हमें 6 वोल्ट और दूसरे का ईएमएफ हमें दे रखा है कितना, 4 वोल्ट। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 2 ओम, और इसका भी कितना गिवन है, 8 ओम गिवन है। ठीक है, सर्किट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, यानी कि x और y के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट x एंड y। ठीक है जी, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें बेटा, तो अगर मैं इस सर्किट का E इफेक्टिव अगर निकालना चाहूंगी तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 6 + 4 या 6 - 4। ध्यान से अगर सर्किट को देखें तो सर्किट को देख के हमें पता चलेगा कि इसका E इफेक्टिव हो जाएगा 6 - 4 = 2 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल सही, E इफेक्टिव तो आ गया। अब यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जो है, दो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इसका R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट = 2 + 8 = कितना, 10 ओम। कितना आ गया, 10 ओम आ गया। ठीक है जी, ये तो आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि इस पूरे सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो वो कैसे मैं निकालूंगी, तो करंट इन द सर्किट यानी कि I = हो जाएगा हमारे पास क्या, E इफेक्टिव अपॉन R इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही। ठीक है, इस R को अगर हम स्मॉल r कर ले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, देखो कितनी है ये इफेक्टिव की वैल्यू, 2 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2, यानी कि सर्किट के अंदर करंट कितना चल रहा है बेटा, 0.2 एम्पियर। कितना चल रहा है, 0.2 एम्पियर। ठीक है जी, हमने सर्किट के अंदर तो करंट निकाल लिया, कितना, 0.2 एम्पियर। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा सर्किट के अंदर कितना करंट है। ठीक है, तो ये करंट फ्लो हुआ हमारा कुछ इस तरीके से। तो जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, I, यहाँ पर भी I और इधर भी I, यहाँ पे हमारे पास सर्किट के अंदर करंट है कितना, I = 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना करंट होगा, 0.2 एम्पियर होगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो है, ये वाली बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो रही है, और ये वाला सेल जो है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो अगर ये चार्ज हो रहा है, ये अगर चार्ज हो रहा है तो इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसके लिए हम लिखेंगे क्या, V = E + IR, और यहाँ पे हम कैपिटल I भी लिख सकते हैं जो सर्किट के अंदर करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल I। ठीक है, तो ये हो गया E + IR। ठीक है, स्मॉल r। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी, V = E कितना है इस वाले का, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 + I है हमारे पास, निकाला अभी हमने 0.2, और R की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 8। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6 वोल्ट। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो जरा आप लोग भी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन भी इसमें नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन देख लो, देखो क्या यही है, ईएमएफ दे रखा था इसका हमें
इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा था और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था अक्रॉस एक्स एंड वाई। तो हमारा आंसर आया कितना, 5.6 वोल्ट। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ y, k एंड n आर द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि y दे रखा है हमें यंग्स मॉड्यूलस, k दे रखा है हमें बल्क मॉड्यूलस और n दे रखा है हमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर दिस पैरामीटर्स। बहुत ही आसान सवाल, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप सबको ये क्वेश्चन जो है वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाया होगा जिसको ये फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास 9/y इज इक्वल टू 1/k प्लस 3/n। ये फॉर्मूला, अगर जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो ये क्वेश्चन सही कर आया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल है। अब क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है उससे हमें मैच करना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। ये हो जाएगा कितना, 9/y इज इक्वल टू n प्लस 3k अपॉन kn। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 9kn इज इक्वल्स टू yn प्लस 3yk। ठीक है, और आगे रिजॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तो अभी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो इस वाली टर्म को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम k को कॉमन निकाल लेते हैं, k इंटू 9n माइनस 3y इज इक्वल्स टू yn। ठीक है, तो फाइनली यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या, k इज इक्वल्स टू y इंटू n अपॉन 9n माइनस 3y। ये आया हमारा आंसर फाइनली। तो इसको चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा मैच कर रहा है yn 9n माइनस 3y, यानी कि ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। बिल्कुल, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जिस भी बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा वो आसानी से ये क्वेश्चन कर पाया होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया आंसर 1। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है जी। ठीक है, चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है 7th क्वेश्चन में हमें। 2 stars of masses m and 2m at a distance d rotate about their common center of mass in free space। यानी कि बोल क्या रहा है हमें क्वेश्चन में कि 2 मासेस हैं बेटा, एक मास है 2m और दूसरा मास है m। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा m1 हो गया और ये हो गया हमारा m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, d दे रखी है जी। बिल्कुल सही, और बोला गया है क्या कि दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब जब रोटेट कर रहे हैं तो किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे होंगे, तो हमने मान लिया क्या कि वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमसे पूछा क्या है, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। हमसे पूछा है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम जानते हैं क्या बेटा कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो अगर हम ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। मैंने मान लिया कि यहाँ से इसकी दूरी यानी कि सेंटर ऑफ मास से m1 मास की दूरी कितनी है, r1 है, और इसकी दूरी कितनी है, r2 है जी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं r2 की वैल्यू निकालना चाहूंगी तो r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखो m1 r अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हमने पढ़ा हुआ है।
बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ठीक है। r क्या है, दोनों मासेस के बीच की दूरी, और m1 प्लस m2 टोटल मास है, और m1 हमारा जो मास 2m है वो है, ठीक है। तो यहाँ से हम r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या आ जाती है, r2 इज इक्वल्स टू m1 यानी कि 2m, और r कितना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d दे रखी है, ठीक है। तो d, और ये हो गया हमारे पास टोटल मास 3m। तो यहाँ से r2 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 2d/3, ठीक है जी। अब क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस वाले के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, जो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब यहाँ ये r कौन सा है, ये r होगा इस सेंटर ऑफ मास से इस m मास की दूरी, यानी कि कितना, r2 की वैल्यू कितनी है, 2d/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2d/3, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि पार्टिकल, ये दोनों बॉडीज क्या कर रही है, दोनों स्टार्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल मास। अब क्योंकि दोनों मास बॉडीज हैं, तो दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, मान लिया कि m के ऊपर फोर्स लग रहा है Fg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही। और हम जानते हैं क्या, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू, जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, Fg इज इक्वल्स टू कितना होता है, बताओ भाई, Fg इज इक्वल्स टू होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 कितना है यहाँ पे, 2m, और m2 कितना है, m है। तो टोटल कितना हो गया, ये 2m इंटू m, ये हो गया 2m स्क्वायर, कितना हो गया, 2m स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये r क्या है, r है दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो कितना है, d का स्क्वायर, ठीक है जी। Fg की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ गई, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आ गई। अब देखो जी क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस यहाँ पे सिंपली Fg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर Fg इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर 2d/3, ठीक है। Fg की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, कितनी है Fg की वैल्यू, Fg की वैल्यू निकाली हमने, g 2m स्क्वायर बाय d स्क्वायर इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2d/3। यहाँ से ये एक को कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3gm/d³, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ओमेगा की, कितनी, √3gm/d³, किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, ओमेगा की वैल्यू आ गई है। अब ओमेगा की वैल्यू आ गई बेटा, तो क्या हमसे ओमेगा पूछा था, नहीं, हमसे क्या पूछा था, टाइम पीरियड पूछा था। तो हम जानते हैं t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2π/ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना, 2π√d³/3gm, क्या सही है, m यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर आ गया हमारा t इज इक्वल्स टू 2π√d³/3gm। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा, देखो ऑप्शन 1 जो है वो मैच कर रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 1। देखो क्या हमने, बिल्कुल सही, ठीक है जी। डायग्राम इस तरीके से दे रखा था, यहाँ हमने सेंटर ऑफ मास माना था, बिल्कुल सही है। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, t इज इक्वल्स टू 2π√d³/3gm, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 8th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप AMB,
व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यानी कि सिंपली VT कर्व हमें दे रखा है और इस VT कर्व से हमें AT कर्व बताना है जी। बिल्कुल सही। तो हम जानते हैं बेटा क्या कि A इज इक्वल टू होता है dV बाय dt। बिल्कुल। और इसे हम कहते हैं क्या, स्लोप ऑफ VT कर्व। बिल्कुल यही होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ VT कर्व। तो VT कर्व हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से। तो VT कर्व में हमारे पास, हम ध्यान से अगर देखें तो दो लाइन्स है, एक तो AM है और एक MB है, और दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बोलती है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए। अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो AM की अगर मैं बात करूं तो AM यानी कि इसका स्लोप क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और अगर MB वाली लाइन की मैं बात करूं तो इसका स्लोप कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल सही। तो यानी कि A से लेके M तक स्लोप आया नेगेटिव और M से लेके B तक स्लोप आया क्या, पॉजिटिव। तो इससे हमें ये समझ में आया कि AT कर्व जो बना हमारा वो कैसा बना, पहले नेगेटिव था उसके बाद पॉजिटिव हो गया। क्या यही था, बिल्कुल यही था। ठीक है, तो देखो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो मैच कर रहा है। बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देखो जरा सॉल्यूशन, A इज इक्वल टू dV बाई dt विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT कर्व। तो हमारा फाइनली जो स्लोप बन रहा है या ग्राफ जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, जो कि ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। ठीक है जी, चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की और देखते हैं क्या दे रखा है 9th क्वेश्चन में हमें। ओके, अब हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। उसमें हमें चेक करना होता है कि स्टेटमेंट सही दे रखे हैं हमें, और क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो चलो देखते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ दे रखा है 2 photons having equal linear momenta have equal wavelength। अगर उसकी दो फोटोन्स की वेवलेंथ अगर इक्वल है तो उसका मोमेंटम क्या, उन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा। या हम कह सकते हैं कि अगर इक्वल वेवलेंथ है तो उन दोनों का इक्वल मोमेंटम होगा। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है। अब हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू होता है बेटा क्या, H बाय mv। ये क्या है, हमारा मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं P से, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि लेमडा इज इक्वल टू H बाय P, और H यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय P, और वी कैन से लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है जी, समझ में आया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि अगर दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम होगा तो क्या होगा, दोनों की वेवलेंथ भी सेम होगी। बिल्कुल सही जी, ये तो सही है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड वाले को देखिए, अगर सेकंड वाले में दे रखा है इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डिक्रीज्ड, यानी कि अगर मैं लेमडा डिक्रीज करती हूं तो मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन विल आल्सो डिक्रीज। क्या ये सही है, देखो जरा यहाँ आके चेक करो। अगर मैंने लेमडा को डिक्रीज करा तो क्या मोमेंटम नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय P, और आई कैन से लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अगर मैं लेमडा डिक्रीज करती हूँ तो P बढ़ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो गया जी। बिल्कुल सही, तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया, गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन 4 जो है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, तो आंसर आ चुका है, 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10th की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमें 10th क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो 10th क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, या हम कह सकते हैं करंट दे रखा है हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है,
और वहां पे दे रखा है क्या कि अल्फा नॉट इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस। हमसे पूछा है कि इस वायर के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हो गया या क्रॉस हो गया, कितने टाइम में, 15 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमें दे दिया I इज इक्वल्स टू, क्या दे दिया हमें यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू दे दिया हमें अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 सेकेंड, अल्फा नॉट की वैल्यू दे रखी है 20 और बीटा की भी हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 8। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका चार्ज कितना क्रॉस किया, इसने वायर में इतने सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस किया, यानी कि I इज इक्वल टू हम जानते हैं dq बाई dt होता है। बिल्कुल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, बिल्कुल यही पढ़ रहे हैं हम तो। ठीक है, तो यहाँ से बस कुछ नहीं करना, अब क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन I dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dq। ये जो डरावना सा जो सांप है इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं इस dt को इधर ले आऊंगी तो इसको क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिमिट्स रख देती हूँ, क्या दे रखी है टाइम, 0 to 15 सेकेंड, और ये हो जाएगा 0 to q। ठीक है जी, चलो सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब तो कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा I dt, यानी कि यहाँ पे मैं वैल्यू रख देती हूँ अल्फा नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 15 किसका, I का, तो ये हो जाएगा अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर dt। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq फ्रॉम 0 to q। ठीक है, लिमिट्स भी लगा दिए, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। ये हो जाएगा अल्फा नॉट टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3, और लिमिट्स लग गई यहाँ पे कितनी, 0 to 15, और इधर हो गया कितना, q माइनस 0 यानी कि q। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, अल्फा नॉट की 20 इंटू टी कितना है, टी की वैल्यू है 15, तो यहाँ रख देंगे 15 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 15 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11,250 कूलम। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 हमारा मैच कर रहा है। देख लेते हैं सोल्यूशन हमारा, बिल्कुल सही किया है। देखो कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। तो हमारा आंसर आ रहा है Q इज इक्वल्स टू 11,250 कूलम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगा, I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, और बेसिक मैथ्स का क्या लगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन वाली कॉन्सेप्ट लगी है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आराम से कर पाते। ठीक है, अगर किसी को डाउट आया तो जरूर उसका बेसिक्स यहाँ पे थोड़ा सा वीक होगा, बट कोई ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यानी कि मैच द कॉलम वाला सवाल है। ठीक है जी, तो लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं प्रोसेसेस, और लिस्ट 2 में हमें दे रखे हैं कि वो किस टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ए की, यानी कि आइसोथर्मल की मैं बात करूं, तो आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। बिल्कुल बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि हो गया सेकंड से मैच। ठीक है, आइसोकोरिक यानी कि बी में दे रखा है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक होता है कौन सा, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ये मैच कर गया हमारा इससे। और एडियाबेटिक क्या होता है, जिसमें हीट कंटेंट क्या हो, सेम हो, या कह सकते हैं कांस्टेंट हो, तो ये मैच करा हमारा फोर्थ से। और आइसोबारिक होता है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो, तो प्रेशर कांस्टेंट यानी कि ये। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, ए है सेकंड,
थर्ड, फोर्थ एंड वन, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड वन। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन 2। देखो जरा, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कंटेंट इज कांस्टेंट एंड आइसोबारिक कौन सा है? जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो आंसर था हमारा ऑप्शन सेकेंड। ठीक, ओके। 12th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, in the given figure the energy levels of hydrogen atoms have been shown along with some transition mark A, B, C, D and D। हमें कुछ ट्रांजिशन यहाँ पे मार्क करके दिए हैं, कौन कौन से? A, B, C, D and E। तो हमें 5 ट्रांजिशन यहाँ पे मार्क करके दिए हुए हैं। ठीक है, और हमसे पूछा है क्या कि A, B एंड C किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो देखो जरा, हम जानते हैं हायर एनर्जी लेवल से अगर n इज इक्वल टू 1 पे आ जाए तो वो कौन सा कहलाता है? वो होती है हमारी लेमन सीरीज। ठीक है, तो A तो हो गया हमारा कौन सा बेटा? लेमन सीरीज। हायर से जब n इज इक्वल टू 1 पर आए, और जब n इज इक्वल टू 2 पर आ जाए तब हो जाती है ये बामर सीरीज। कौन सी हो जाती है? बामर सीरीज हो जाती है। और जब ये आ जाए किस पे? ठीक है, और C की अगर मैं बात करूं, जब n इज इक्वल टू 3 पर आ रही है हायर से, तो ये हो जाएगी कौन सी? पैस्चन सीरीज। तो ये हो गया हमारे पास A, B, C का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो A रिप्रेजेंट करिए लेमन सीरीज को, B रिप्रेजेंट करिए बामर सीरीज को, और C रिप्रेजेंट करिए पैस्चन सीरीज को। तो ये हमारा ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है? ए, फर्स्ट ऑप्शन को देखें, द सीरीज लिमिट्स ऑफ लेमन सीरीज, थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज एंड सेकेंड मेंबर ऑफ पैस्चन सीरीज, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो जरा, बिल्कुल सही किया है। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 13 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है द फोकल लेंथ f इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ द स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि हमसे बोला कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से किस तरीके से रिलेट करता है। तो मान लेती हूँ कि ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकस है। ठीक है, क्या है? ये इसका फोकस है f। ठीक है जी, और ये हो गया इसका पोल। तो पूछा कि f और c के बीच में क्या रिलेशन है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो हम जानते हैं बेटा क्या कि f इज इक्वल टू होता है क्या? r बाय 2। पर अब ये प्लस होगा या माइनस होगा? देखो यहाँ पे ये होगा प्लस। क्यों? क्योंकि f कहाँ लाई कर रहा है? बिहाइंड द मिरर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू आर। क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा क्या हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड हमारा मैच कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। हम सबसे पहले ऑप्टिक्स चैप्टर में अगर जाते हैं तो सबसे पहले ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं, फॉर्मूला आता है वहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे होता है f इज इक्वल टू r/2। तो यहाँ पे हमने सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हमने f की वैल्यू को प्लेस किया है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। तो थर्ड आ गया इसका ऑप्शन, देखो जरा, बिल्कुल सही। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या दे रखा है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंट शेप्स का क्या पूछा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में कंपैरिजन पूछा है, और हमें 4 यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दे रखे हैं, I1 I2, मान लेते हैं 1 2 एंड 3 4। ठीक है, और सभी जो बॉडीज है उनका मास क्या है? सेम दे रखा है, और जो उनका रेडियस है वो भी क्या है? सेम दे रखा है। तो देखते हैं कौन कौन सी शेप्स है हमारे पास। शेप फर्स्ट जो है वो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, तो वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। उसके डायमीटर के अबाउट, यानी किसके? रिंग के डायमीटर के अबाउट पूछा है। तो रिंग के डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम सब जानते हैं, बोलो, mr² बाई
2, बिल्कुल सही। हम जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है, रिंग का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है, बिल्कुल सही। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में हमें दे रखा है क्या, mi ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्क एंड गोइंग थ्रू द सेंटर। तो मान लेते हैं कि ये हो गई हमारी डिस्क, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर यहां से क्रॉस हो रही है डायमेट्रिकली, ठीक है। तो इसका पूछा हमसे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सब जानते हैं क्या होता है, mr²/2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जी। तो ये भी हो गया, ठीक है। थर्ड हमें क्या दे रखा है, देखो जरा, थर्ड हमें दे रखा है सॉलिड सिलेंडर। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सॉलिड सिलेंडर, I3 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो I3 की अगर बात करें तो I3 कितना हो जाएगा, mr²/2, ठीक है जी। अब फोर्थ में हमें दे रखा है, फोर्थ में देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। सॉलिड स्फीयर का तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I4 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कितना होता है, 2/5 mr², ठीक है। अब इन चारों का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो देखो जरा ध्यान से, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 है, क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, और ये बड़े हैं किससे, ग्रेटर देन I4, ठीक है, समझ में आया। तो ये हुआ हमारा आंसर। देखो जरा कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 4 अगर देखो बेटा, तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। देखो जरा क्या सही किए हैं, बिल्कुल सही, I1 I2 I3 बराबर है, और I4 की वैल्यू है 2/5 mr²। तो आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 15 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है 15 क्वेश्चन में, ठीक। देखो जरा क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें, द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय, ये दे रखा है जी, ये वर्क डन किया किसने, गैस मॉलिक्यूल ने, ठीक है। वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। काम की बात ये है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देन द डायमेंशंस ऑफ बीटा विल बी, ये हमसे पूछा है, यानी कि बीटा की डायमेंशंस हमें बतानी है। अब अगर हम ये ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पे आ रहा है e⁻⁻x² अपॉन अल्फा के टी, ठीक है। और ये कैसा फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बिल्कुल सही। और हमने ये चीज पढ़ी हुई है यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर, क्या कि ट्रिगो फंक्शन, लॉग फंक्शन और एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा, ये डायमेंशन लेस होते हैं। यानी कि मैं बोल दूं कि ये डायमेंशन लेस है, यानी कि ये हो गया हमारे पास यहाँ पे -x² अल्फा के डॉट टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया m0 l0 एंड t0, ठीक है। x क्या दे रखा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या कि अल्फा के जो डायमेंशंस आए वो क्या है, अल्फा को ले जाते हैं इधर, ये हो जाएगा L2, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं, L होता है, तो ये हो जाएगा L², ठीक है, अपॉन के टी, ठीक है। ये डायमेंशन हुए जी इसके, ठीक है। ये तो हो गए किसके डायमेंशन, अल्फा के डायमेंशंस हो गए, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, के और यहाँ पे टी, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। तो चलिए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। वर्क डन दे रखा है हमें ये
ये तीनों चीजें हमें गिवन है, इसके डायमेंशन हम जानते हैं कितना होता है, L हो जाता है। वी नो दैट एक्स स्क्वायर अल्फा के टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन हो गई ये, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया L स्क्वायर अपॉन के टी, ये इसकी डायमेंशन है। अब हम जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 t माइनस 2 k माइनस 1, ठीक है। और टेम्परेचर की डायमेंशन तो हम सब जानते हैं क्या होती है, k होती है। तो बस उठा के यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा कितना, L2 अपॉन m1 L2 t माइनस 2 k माइनस 1 इंटू किसका, के टेम्परेचर का, तो ये हो जाएगा k प्लस का, ठीक है जी। तो ये यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, L2 से L2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा के डायमेंशन यहाँ से कितने आ गए, देखो m1, m ऊपर चला गया तो ये हो गया -1 और t भी ऊपर चला गया तो ये हो गया t प्लस 2। ये किसके डायमेंशंस आ गए बेटा, ये आ गई अल्फा की डायमेंशंस, किसकी, अल्फा की डायमेंशंस आ गए। हमें किसकी निकालनी है, बीटा की डायमेंशंस निकालनी है, तो उठा के रख देते हैं बीटा वाली टर्म में वैल्यू। तो देखो क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा स्क्वायर। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 t माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी कितनी, L। तो बस उठा के वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये देखो m1 L1 t माइनस 2 इंटू L माइनस 1, ठीक, और ये हो जाएगा m माइनस 1 t 2 अल्फा की डायमेंशन। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की डायमेंशन कितनी आ गई हमारे पास, m2 L2 t माइनस 4, स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी बीटा की डायमेंशंस कितनी, m1 L1 t माइनस 2, ये आया हमारा आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, देख लेते हैं एक बार। ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन m1 L1 t माइनस 2 यानी कि ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन सा, बस हमें दो तीन चीजें यहाँ पे याद होनी चाहिए। क्या क्या, वर्क डन की डायमेंशंस याद होने चाहिए, फोर्स की डायमेंशन, वर्क डन की डायमेंशन याद होनी चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशंस हमें यहाँ पे याद होनी चाहिए, तो हम इजीली आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इफ एन एमीटर करंट इज चेंज्ड बाय 4 मिली एम्पियर, द कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 3.5 मिली एम्पियर। यानी कि एमीटर करंट अगर इतना चेंज होता है तो कलेक्टर करंट इतना चेंज हो जाता है। तो हमसे पूछा द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी, यानी कि करंट गेन कितना हुआ सी में, ये हमसे पूछा है। यानी कि बीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही होता है, बिल्कुल सही, यही होता है मैम। तो हमने तो ये पढ़ा हुआ है, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये तो होता है बीटा क्या, करंट गेन इन सी, ये हमसे पूछा है। तो अल्फा क्या होता है मैम, ये होता है करंट गेन इन सी बी, जिसकी वैल्यू, जिसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है चेंज इन करंट इन कलेक्टर करंट एंड चेंज इन एमीटर करंट, ये होता है जी, ठीक है। तो चलो, कलेक्टर के अंदर कितना चेंज हो रहा है, 4 मिली एम्पियर, और कलेक्टर के अंदर चेंज हो रहा है कितना, 3.5, और एमीटर में चेंज हो रहा है 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कितना, 3.5 बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 7 बाय 8 आ जाएगा। क्या ये हमसे पूछा था, नहीं, हमसे तो बीटा पूछा था। तो बीटा निकालने के लिए इस वैल्यू को उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो देखो क्या आया, ये बीटा इज इक्वल्स टू 7 बाई 8 अपॉन 1 माइनस 7 बाई 8, ठीक है जी। अब क्या है, सिंपल कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7 बाई 1, यानी कि बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। क्या ये आंसर है, बिल्कुल हाँ, कोई शक नहीं है, यही आंसर है, बहुत ही इजी है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा मैच कर रहा है। बीटा की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 7, ठीक है जी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की और देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें। ओके, तो ये क्वेश्चन है YDAC से, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स का सवाल है हमारे पास। तो इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ
वन ऑफ द स्लिट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट, यानी कि क्या बोला गया है हमें कि जो एक स्लिट का जो विड्थ है वो दूसरी की कितना है, 3 गुना है। तो अगर मैं W1 को W मान लेती हूँ, ठीक है, तो W2 कितना हो जाएगा, 3W हो जाएगा, यही दे रखा है, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, यानी कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W दे रखा है, बिल्कुल। और हम जानते हैं क्या कि I, या हम कह सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट I, ये होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये तो हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे पूछा है I max अपॉन I मिनिमम का रेशियो, ये हमसे पूछा है जी, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं ये अगर पूछा है तो, ठीक है। हम जानते हैं I max का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I max का फॉर्मूला होता है हमारे पास, I max इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली I मिनिमम का फॉर्मूला हमारे पास कितना क्या होता है, ये होता है हमारे पास A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये तो हुई कॉन्सेप्चुअल बात जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज में आने वाली। अब सिंपली कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को। यहाँ पे ये अगर W है तो इसने बोला कि ये कितना हो जाएगा, 3W हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है, बिल्कुल सही, और ये भी गिवन है, तो हमने मान लिया कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू एक्स है और ओमेगा 2 कितना है, 3x हो जाएगा क्योंकि उसका 3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे हमने W मान रखा था, तो वी नो दैट I max की वैल्यू कितनी होती है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही I मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है जी। तो हमने क्या कर दिया, सिंपली वैल्यू रख दी, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, ठीक है। तो यहाँ से A1 A2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/3, A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। या हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा, अगर हम इसको A मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं, I max के अंदर वैल्यू को उठा के रख दो, इस वाली फॉर्मूले में वैल्यूज को उठा के रख देंगे, तो हमारे पास I max अपॉन I मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, A प्लस 3A का होल स्क्वायर यानी कि 4A का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16A स्क्वायर, ठीक है, अपॉन I मिनिमम A माइनस 3A का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 2A का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, कितना हो गया 4A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, और ये हो गया 4/1, तो आंसर आ गया हमारा 4:1, ठीक है, जो कि आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो 4:1, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 1, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हम जानते हैं यहाँ पे हमें सभी चीज गिवन है, और जो बस हमें क्या कर रहा है उसकी वैल्यूज को उठा के उसमें रख दिया। अगर हमें I max और I minimum का फॉर्मूला आता है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक एकदम, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 18 की और देखते हैं क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ओके, तो हमें यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है, तो क्वेश्चन है हमारा कहाँ से, SHM से। ध्यान से देखिए अगर क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक कैपिटल M मास का ब्लॉक है और उसके ऊपर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन द गिवन फिगर अ मास कैपिटल M इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड ऑन वन साइड टू अ रिजिड सपोर्ट, यहाँ से ये फिक्स्ड है, ठीक है जी। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है हमें कितना, K दे रखा है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, द मास ऑसिलेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस, यानी कि यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक। आगे क्या दे रखा है, सरफेस विद द टाइम पीरियड T एंड एम्पलीट्यूड A, यानी कि जब ये ब्लॉक इस पे नहीं रखा हुआ, यानी कि अभी तक स्मॉल m की चर्चा नहीं करी है, तो जब चर्चा नहीं करी है स्मॉल m की, तो यहाँ पे इसका मतलब ये स्मॉल m ब्लॉक नहीं रखा हुआ, तब उस टाइम पे इस
है T और एम्पलीट्यूड दे रखा है हमें A। ठीक है जी, आगे क्या है, when the mass is in the equilibrium position as shown in the figure, another mass m जब इक्विलिब्रियम में था, जब उसकी नेचुरल लेंथ में था, तब मास m यानी कि स्मॉल m मास उस पे जेंटली प्लेस किया, यानी कि धीरे से रखा गया है, एकदम फिक्स्ड अपॉन इट, उसके ऊपर धीरे से रख दिया गया है। ठीक है, द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन विल बी, ठीक है, हमसे पूछा है कि नया एम्पलीट्यूड क्या होगा इसके ऑसिलेशंस का। तो देखो कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि बिफोर प्लेसिंग, जब तक प्लेस नहीं किया था तब उसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा था, उसके ऑसिलेशंस का a आ रहा था। तो हमने मान लिया कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, ओमेगा इनिशियल मान लिया हमने इसका, और यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई ये v, क्या हो गई, v हो गई है। ठीक है जी, ये तो इसकी स्पीड हो गई। अब हम चलते हैं आगे, आगे क्या केस दे रखा है हमें, यहाँ पे हो गई इसकी स्पीड v। ठीक, इनिशियल स्पीड जब तक इस पे कोई m मास ब्लॉक अभी रखा नहीं है। अब जैसे ही ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आता है बेटा, क्या करते हैं, धीरे से एक पे स्मॉल ब्लॉक क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि जो कैपिटल एम है उसको पता तक ना चले, इतना धीरे से। ठीक है, तो ये स्मॉल एम जो ब्लॉक है, ये कैपिटल एम ब्लॉक पे क्या कर दिया, धीरे से प्लेस कर दिया। अब जब प्लेस करा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनिशियली क्या हो जाएगा, यानी कि ओमेगा इनिशियल हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट के बाय कैपिटल एम। अभी स्मॉल एम रखा नहीं है, ठीक है, तो जब तक रखा नहीं है तब तक तो ये हुआ। ठीक, अब मैं बात करूं कि धीरे से रख दिया गया, आफ्टर प्लेसिंग क्या होगा, यानी कि जब हमने इसको धीरे से इसके ऊपर रख दिया तब क्या होगा, तब एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तब हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई, v डैश हो गई, यानी कि मैं बोल सकती हूँ ये हो गया a फाइनल ओमेगा फाइनल। ठीक है जी, अब ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, देखो जरा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, स्प्रिंग तो वही है तो k तो वही रहेगा। बिल्कुल सही। पर क्या मास सेम हुआ, क्या मास बदल गया मेरे लाल, तो मास हो गया यहाँ पे m प्लस स्मॉल m, यानी कि अब टोटल मास है ये, तो ये हो गया हमारा टोटल मास। ओमेगा फाइनल आ गया है। अगर मैं बात करूं a इनिशियल यानी कि इनिशियल एम्पलीट्यूड की, तो वो हमें दे रखा था कितना, a दे रखा था हमें क्वेश्चन के अंदर, कितना दे रखा था, a दे रखा था। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया। और हमें फाइंड आउट करना है क्या, a फाइनल, क्या यही फाइंड आउट करना है हमें, बिल्कुल यही फाइंड आउट करना है हमें। तो अब मैं यहाँ इसको कैसे फाइंड आउट करूँ, ध्यान से अगर देखें तो जस्ट बिफोर प्लेसिंग एंड जस्ट आफ्टर प्लेसिंग मोमेंटम क्या है, यहाँ पे कंजर्व है। तो जब मोमेंटम कंजर्व है तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे बात आती है कि मोमेंटम क्यों कंजर्व है, क्योंकि बेटा जस्ट बिफोर प्लेसिंग एंड जस्ट आफ्टर प्लेसिंग यहाँ पे कोई भी इंपल्सिव फोर्स लग नहीं रहा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मोमेंटम इज कंजर्व जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर प्लेसिंग स्मॉल ब्लॉक एम ब्लॉक। ठीक है, ये हुआ जी। तो अब देख लो भैया क्या हुआ यहाँ पे, मोमेंटम mv, तो ये हो जाएगा m a इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू m कितना है, जस्ट आफ्टर प्लेसिंग द, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे तो कैपिटल m आएगा, इनिशियली तो कैपिटल m था। ठीक है, कितना था, कैपिटल M था। देखो कोई गड़बड़ ना हो जाए हमसे, ये हो जाएगा हमारा इनिशियली कैपिटल M। ठीक है, और फाइनली कितना हो गया टोटल मास, m प्लस कैपिटल M, तो ये हो गया m प्लस कैपिटल M इंटू v डैश। v डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, a फाइनल ओमेगा फाइनल, तो ये हो गया a
फाइनल ओमेगा फाइनल। क्या ए फाइनल ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं? बिल्कुल निकाल चुके हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, ए इनिशियल की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, ए दे रखी है, तो बस कुछ नहीं, उठा के वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे एम ए अंडर रूट के बाय कैपिटल एम अपॉन क्या आ जाएगा, ये m प्लस एम नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया m प्लस कैपिटल M और क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल कितना है, ये रहा जी, तो लिख दो यहाँ पे, ये हो गया कितना, k अपॉन m प्लस कैपिटल M, ये हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो जरा क्या आ रहा है हमारे पास, a फाइनल आ रहा है हमारे पास, ये a इंटू अंडर रूट कैपिटल M अपॉन m प्लस m। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है, यानी कि 1। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी, हम इसको मीडियम बोल सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनल और जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम इजीली ये इक्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, बट अगर यही पता नहीं होगा कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है तो हम फिर सोचते रह जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है जी, चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में हमें एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड है कितनी, a दे रखी है। ठीक है जी, आगे क्या दे रखा है, हैज पॉइंट चार्जेस प्लस q लोकेटेड एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। यानी कि जो 8 वर्टिसेस है उसके 7 वर्टिसेस पे तो प्लस q चार्ज रखा हुआ है, लेकिन जो वर्टिसेस ओरिजिन पर है उस पे प्लस चार्ज नहीं रखा हुआ, उस पे कौन सा रखा हुआ है, माइनस q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज, यानी कि इस क्यूब के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमसे पूछा है। तो अगर मैं बोलूं कि ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 एंड 8, हमारे पास टोटल 8 चार्जेस है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू होता बेटा, तो सेंटर पे चार्ज कितना होता, 0 होता। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर मैंने प्लस क्यू रख दिया इस माइनस क्यू की जगह, तो यहाँ सेंटर पे हमारे पास चार्ज हो जाता कितना, 0 हो जाता। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे मैं देखूं फर्स्ट वाले पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कैंसिल कर देगा, सिक्स्थ वाले पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। यानी कि 1 कैंसिल करेगा 6 को, 5 कैंसिल करेगा 2 को, 8 कैंसिल कर देगा 3 को। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 किसको कैंसिल कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 6 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 8 विल कैंसिल आउट किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड वाले को। ठीक है, और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 किसको कैंसिल आउट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 को। ठीक है, यानी कि अगर इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो फिर सिर्फ हमारे पास कौन कौन से चार्जेस बचे, एक तो बचा ये और एक बचा ये। क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे, दोनों ही क्या है मैग्नीट्यूड वाइज क्यों है, बट साइन वाइज दोनों डिफरेंट है। ठीक है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। बट अगर मैं बोलूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 7, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है जी, ये तो समझ में आया। दो चीजें हो गई, एक तो अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू रख देती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू की जगह अगर मैं प्लस क्यू रख देती हूँ ओरिजिन पे, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और मेरे पास सिर्फ बचे हैं 2 चार्ज, एक तो 4th और एक
7th। अगर मैं इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालना चाहूँ तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, देखो जरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, ये हो जाएगा के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बिल्कुल सही, ऐसा हो जाएगा मैम, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पे मैंने ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि मैंने माइनस क्यू की जगह देखो, इफ ओनली प्लस क्यू charges are placed at the corners of the cube of side A, then electric field at the center of the cube will be 0। बिल्कुल सही है, ठीक है। But in the given condition 1 minus q is placed here। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या मैं इसको रिसॉल्व करने के लिए क्या कर दूं, यहाँ पे एक प्लस क्यू रख देती हूँ और एक माइनस क्यू रख देती हूँ। कर सकती हूँ ऐसा, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अब मैं सेंटर पे अगर निकालूं कि सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो प्लस क्यू और ये सारे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा -2q चार्ज। कितना बचा, -2q चार्ज। तो अब सेंटर पे किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस -2q चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। अब बात आती है सेंटर कितना दूरी है, सेंटर की क्या दूरी है, ठीक है। तो हम जानते हैं बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √3a होगी इस वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, √3a। क्यों, क्योंकि a इसकी साइड दे रखी है, तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल हो जाएगा √3a। और यहाँ पे हमें इसके सेंटर पे पूछा है, तो अगर ये बॉडी डायगोनल है और इसकी लेंथ है √3a, तो इसके इस पॉइंट पे इसकी जो लेंथ हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, √3a/2। बिल्कुल सही। तो अब मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दूंगी। फॉर्मूला है मेरे पास क्या, के क्यू आर वेक्टर अपॉन क्या, आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, क्यू की वैल्यू कितनी है, -2q। तो उठा के रख देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा -2q के आर वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस में है तो ये हो जाएगा x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप a/2 अपॉन ये हो जाएगा कितना, यहाँ से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो देखो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, E1, E6, E2, E5 एंड E3, E8 क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और ये भी हो गया, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, सबसे पहले तो मैंने इसको लिखा कैसे, मैग्नीट्यूड वाइज। तो हमारे पास E की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू हो जाएगा -2q के अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, √3a/2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ कर देंगे इसका होल स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, 8kq/3a², ठीक है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें और हम जानते हैं k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ ये, ठीक है। E वेक्टर इज इक्वल टू -2q/3a² πε0 इंटू x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप अपॉन √3, ठीक है। तो ये आया हमारा आंसर। जरा चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन 3। देखो -2q इंटू एक्स कैप प्लस y कैप प्लस z कैप अपॉन 3√3 πε0a², यानी कि ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 20 की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में।
ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ईच साइड ऑफ अ बॉक्स मेड ऑफ मेटल शीट इन क्यूबिक शेप इज ए, यानी कि एक क्यूब बनाया हुआ है हमने मेटल शीट से जिसकी साइड कितनी है, ए दे रखी है, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर टी द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल शीट इज अल्फा। लीनियर एक्सपेंशन का हमें कोफिशिएंट दे रखा है कितना, अल्फा दे रखा है। द मेटल शीट इज हीटेड यूनिफॉर्मली बाय अ स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी, यानी कि इतना टेम्परेचर उसको दिया हमने हीट करने के लिए, ठीक है। सो दैट इट्स न्यू टेम्परेचर इज टी प्लस डेल्टा टी। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बॉक्स। हमें बताना है कि वो कितना एक्सपेंशन हुआ उसके अंदर, किसके अंदर, मेटल बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चाहे से हमारा भरा हुआ सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, यहाँ पे एक्सपेंशन कैसा होगा, सेम ही होगा दोनों में, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो एम्प्टी हो, वो कैसा होगा, हमेशा उसके अंदर एक्सपेंशन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं चेंज इन वॉल्यूम पूछा, यानी कि इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो हम बोल सकते हैं क्या, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी होता है, बिल्कुल सही। और हम जानते हैं क्या कि गामा इज इक्वल्स टू होता है 3 अल्फा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बस वैल्यू को उठा के रख देते हैं। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, साइड अगर ए है तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे कितना, a क्यूब, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा v आ जाएगा हमारा कितना, डेल्टा v इज इक्वल्स टू, यानी कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू गामा v डेल्टा t, और यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, ये हो जाएगा 3 अल्फा, v की वैल्यू है a क्यूब इंटू डेल्टा t, ये आ गया जी आंसर, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3a क्यूब अल्फा डेल्टा t, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। देखो जरा हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो आ गया डेल्टा v इज इक्वल टू a क्यूब डॉट 3 अल्फा डेल्टा t, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अपने इंटीजर सेक्शन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है। पहला इंटीजर क्वेश्चन हमें देखो जरा क्या दे रखा है, अ रेजोनेंस सर्किट हैविंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस 2 × 10⁻⁴ हेनरी एंड 6.28 ओम, यानी कि हमें एक एक रेजोनेंस सर्किट हमें दे रखा है जिसके अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है जी। आगे हमें क्या दे रखा है, ऑसिलेट्स एट 10 मेगाहर्ट्ज से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, यानी कि हमें L की वैल्यू दे दी है कितनी, ये हो गई 2 × 10⁻⁴, ठीक। और R की वैल्यू हमें दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6.28 ओम, ठीक। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है बेटा कितनी, 10 मेगाहर्ट्ज, ये हमें दे रखा है, ठीक। और हमसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमसे Q की वैल्यू पूछी गई है। अब Q क्या होता है, Q होता है हमारे पास XL/R, और मैं कह सकती हूँ XL को मैं लिख सकती हूँ क्या, ओमेगा L, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा L/R, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2π/T या फिर 2πf, f क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा मेरे पास, ये हो गया 2πfL/R। क्या हमें यहाँ सबकी वैल्यू पता है, हमें f की वैल्यू पता है, हमें L की वैल्यू पता है, हमें R की वैल्यू पता है, क्या हम क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा आपको याद होगा एक ग्राफ जो हमने इसके अंदर पढ़ा था, वो ग्राफ था कुछ इस तरीके से, ये क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर को हम लिख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, क्या, बैंडविड्थ पढ़ा हुआ है हमने, ये होता है जी,
ठीक है, जहाँ पे ये होती है इसकी मैक्सिमम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इसके जस्ट पास में होती है कौन सी, दो फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बोल सकते हैं यहाँ पे इसको। तो ये हो जाएगा ओमेगा आर और ये हो जाएगा ओमेगा 2 और ये हो जाएगा ओमेगा 1, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें जो वैल्यूज दे रखी है उसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्या दे रखा है, L, L कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.28, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास Q इज इक्वल टू बचा कितना, देखो जरा 2000, कितना बचा 2000, देख लेते हैं जरा। तो हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं, बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है जी, हमारा बिल्कुल सही किया है हमने, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें गिवन थी और अगर हमें ये फॉर्मूला पता हो तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आंसर आया हमारा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2000, ठीक है बच्चे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में हमें। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ बॉल विद अ स्पीड 9 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। यानी कि हमें बोल दिया क्या कि दो बॉल हैं, एक है जो 9 मीटर पर सेकंड से चल रही है और जाके टकराती है किससे, उसी की जैसी यानी कि आइडेंटिकल बॉल से जाके टकराती है, जो कि कहाँ है या कैसे है, रेस्ट पर है, ठीक है। अब जैसे ये जाकर टकराई बेटा, तो उसने आगे क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। अब ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, ये है एक्स डायरेक्शन है, उससे कितना एंगल बनाती है टकराने के बाद, दोनों, ये भी एम है और ये भी एम है, दोनों 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो मान लेते हैं ये v1 हो गया, या इसको बोल देते हैं हम u1, कितना बोल देते हैं u1, इसको बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपना 0, क्योंकि ये कैसे दे रखी है, रेस्ट पर दे रखी, ठीक है जी। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे v1 जो कि ओरिजिनल डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पर है और ये भी यहाँ से कितनी डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, यानी कि इसको बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी v2, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज, x और y का रेशियो हमसे पूछा गया है, वेयर x इज, हमसे ऐसा पूछा है, ठीक है। तो देखो जरा कि रेशियो है दोनों का ये, ठीक है, क्या दे रखा है कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू x बाय y दे रखा है, जिसमें हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो देखो, आ जाओ कैसे करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो x डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बट y डायरेक्शन में हम यहाँ देखें ध्यान से तो मोमेंटम कंजर्व है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा क्या कि P इनिशियल इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा 0, P इनिशियल इन y डायरेक्शन क्या है 0 है। तो P फाइनल इन y डायरेक्शन क्या होगा, देखो जरा, देखो यहाँ पे अगर मैं इसके कंपोनेंट्स कर दूं तो एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में जाएगा और एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका क्या, v1 साइन 30 डिग्री और इसके लिए भी ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v2 साइन 30 डिग्री और इधर आ जाएगा इसका कॉस वाला कंपोनेंट जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा y डायरेक्शन में मोमेंटम लिखेंगे m, v1 कौन सा, y डायरेक्शन वाला, तो क्या है v1 साइन 30, तो ये हो जाएगा v1 बाय 2 और ये इसके लिए इसमें अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा m v2 बाय
2। बस क्या करना है हमें, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, y डायरेक्शन वाला मोमेंटम कंजर्व कर देना है। तो आ गया हमारा आंसर। देखो जरा क्या आ रहा है, सॉल्व करो आप सभी लोग। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास m v1/2 माइनस m v2/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आया हमारे पास v1/v2 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ x/y, क्या लिख सकती हूँ, x/y। x की वैल्यू पूछी थी बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। बिल्कुल सही है जी, देखो जरा, देखो देखो देखो, बिल्कुल सही। तो आंसर आ रहा है हमारा 1। ठीक है, बिल्कुल सही किया है। देखो क्या डायग्राम बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर आ चुका है, क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, बस हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि किस डायरेक्शन में हमें यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमें थर्ड क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एन ऑडियो सिग्नल Vm इज इक्वल्स टू दिस एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट्स अ कैरियर, यानी कि हमें एक कैरियर वेव दे रखी है और एक मॉड्यूलेटिंग वेव दे रखी है। अब मॉड्यूलेटिंग वेव क्या होती है, जो कैरियर वेव के ऊपर बैठ के जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें ये दे रखा है, पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज मॉड्यूलेशन, परसेंटेज मॉड्यूलेशन कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं क्या बेटा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल, क्या होता है, AM/AC, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, इसका परसेंटेज हमसे पूछा है। तो यहाँ पे AM की वैल्यू अगर देखूं तो कितनी हो जाएगी, AM की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20। ठीक है, सिमिलरली AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से कितनी, 80। बिल्कुल सही। तो बस उठा के वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ। अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे यहाँ से, तो 20/80 इंटू 100, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25%। तो आंसर हो गया हमारा क्या, 25। देखो जरा क्या सही किया है, बिल्कुल सही, यानी कि 25 तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चेक कर लो, बिल्कुल हमने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, सिंपल फॉर्मूला। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का आपको फॉर्मूला याद होगा AM/AC, तो आप आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg, यानी कि कंडीशन जो हमें दे रखी है बेटा, देखो क्या कंडीशन दे रखी है कि एक ब्लॉक है 0.5 kg का, कितने का, 0.5 kg का एक ब्लॉक है। ठीक है, उस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो एक वॉल से टच किया हुआ है, यानी कि ऐसे अटकाया हुआ है वॉल से। ठीक है, इस तरीके से उसको होल्ड किया हुआ है कि वो ना तो नीचे जाए ना ही ऊपर जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है वो कितना है, 0.2 दे रखा है। ठीक है जी, ये तो समझ में आया। तो यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा हो कौन सा, mg। ठीक है, और पूछा गया कि कितना फोर्स लगाया जाए कि ब्लॉक क्या करे, वॉल से नीचे शिफ्ट ना हो, यानी कि मूव ना करे। ठीक है, तो हमें इस फोर्स F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर की ओर फ्रिक्शन लग रहा होगा बेटा, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा हमारा ऊपर की ओर। ठीक, क्योंकि इधर से फोर्स लगाएंगे तो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, वॉल किस पे, ब्लॉक पे लगाएगा। बिल्कुल सही, ये तो समझ में आया। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो FBD बना कुछ इस तरीके से, यहाँ लग रहा है FS और इधर लग रहा है नॉर्मल और यहाँ लग रहा है F फोर्स, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और नीचे लग रहा है हमारा mg फोर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या कि
एफ एस इज इक्वल टू होता है कितना, म्यू एन होता है, बिल्कुल सही, म्यू एन होता है। बट यहाँ इस केस में एन इज इक्वल टू क्या है, देखो जरा, एन इज इक्वल टू है एफ, ठीक। और एफ एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो, क्योंकि ब्लॉक नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक को हमें कैसे रखना है, वॉल के चिपका के रखना है, उस पर मूव नहीं करवाना है। तो उसके लिए क्या होगा, जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल टू 0 होंगे, और जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल टू 0 होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे। तो देखो एफ एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए, बिल्कुल सही है जी। तो सिंपली क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को उठा के एफ एस की वैल्यू में रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एस इज इक्वल टू एम जी, यहाँ रखेंगे इसको अगर, तो ये मिलेगा एम जी इज इक्वल टू म्यू, एन की जगह रख दिया मैंने एफ, हमें एफ की वैल्यू चाहिए तो निकाल लेते हैं एफ की वैल्यू। एफ इज इक्वल टू हो गया एम जी बाय म्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एम की वैल्यू दे रखी है, मास कितना है 0.5, और जी की वैल्यू लेनी है हमें कितनी, 10 अपॉन म्यू दे रखा है 0.2, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 25 न्यूटन। यानी कि इतना फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ब्लॉक क्या करेगा, उस वॉल से स्टिक रहेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा कितना, 25 न्यूटन। देखो जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, देखो बिल्कुल सही, आगे बढ़ो, बिल्कुल सही। तो हमें ब्लॉक को क्या करना था, एडहेर टू द वॉल करना था, तो उसके लिए ये हमें कौन सी कंडीशंस लगानी पड़ी, सिग्मा एफ ऑफ एक्स कंडीशन लगाई हमने यहाँ पे, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन लगाई और हमने सॉल्व कर लिया हमारा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमारे अगले क्वेश्चन में हमें। ओके, तो क्वेश्चन में बेटा क्या दे रखा है, एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसको हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, और उसकी इक्वेशन इस तरीके से बेंड किया कि दैट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय दिस, यानी कि y इज इक्वल टू आ रहा है कितना, x स्क्वायर बाई 4, ठीक है जी। फिर y is in vertical and x in horizontal direction if the upper surface of this curved plane is rough, यानी कि upper surface क्या है, rough है, जिसका coefficient of friction हमें दे रखा है कितना, 0.5 दे रखा है। The maximum height in centimeter at which a stationary block will not slip downward is, ध्यान से हम अगर देखें कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से होता है, ठीक है। उसने क्या करा कि इस इंक्लाइन प्लेन को क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, इंक्लाइन प्लेन को बेंड कर दिया, ठीक है। उसने इस इंक्लाइन प्लेन को क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो जब वो बेंड करा उसने उसको, तो ये बन गया बेटा हमारा कुछ इस तरीके से, जिसकी इक्वेशन उसने हमें दे रखी है। क्या कर रखी है, जिसकी इक्वेशन उसने हमें दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, ये इक्वेशन उसने हमें दे रखी है, ठीक है। और बोला कि इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, जो अपर सरफेस है, वो क्या है, रफ है, जिसपे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, मान लेते हैं इसका मास कितना है, m है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 0.5, ये दे रखा है, ठीक है। तो बेटा इसका मैं अगर FBD बनाऊं तो FBD बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो जरा, ये m मास है, क्योंकि ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करना चाहिए तो मान लेते हैं कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, ठीक है। यहां से मान लेते हैं कि ये एंगल हो जाएगा इसका थीटा, ठीक है। और ऊपर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स Fs, कौन सा फोर्स लग रहा है, Fs फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं Fs की, तो Fs यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कौन सा, mg cos थीटा। कौन सा फोर्स लग रहा है, mg cos
थीटा। ये तो बन गया इसका FBD। अब क्योंकि ब्लॉक स्लिप नहीं होना चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, जो भी फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं उनको इक्वल्स टू 0 कर दो ऐड करके, और इनके इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको ऐड करके क्या कर दो, इक्वल्स टू 0 कर दो। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या क्या इक्वेशन बन रही है, हम जानते हैं Fs इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, म्यू n। n किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा Fs इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा mg sin थीटा। तो मैं कह सकती हूँ Fs इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, तो सिंपली लिख दिया मैंने Fs इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, यानी कि ये हो गया हमारे पास म्यू mg cos थीटा। क्या हो गया, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ से m से m, g से g कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बचा क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, जो कि कितना है 0.5 वैल्यू दे रखी है, यानी कि 1/2 वैल्यू दे रखी है जी। इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है, 1/2 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.5। अब ये हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y, यानी कि मैं बोलूँ कि ये जो है हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये x है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, dy/dx लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ dy/dx कैसे करूँगी, y देखो क्या दे रखा है, x²/4, तो सिंपली यहाँ पे मैं रख दूंगी d ऑफ x²/4, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ज़रा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x²/4 का डिफ्रेंशिएशन अगर करूँगी तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x/4, यानी कि x/2। ये क्या है बेटा, क्या मैं dy/dx को tan थीटा बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो जब dy/dx को मैं tan थीटा बोल सकती हूँ, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.5, तो 0.5 को क्या मैं x/2 के बराबर कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों तो एक ही बात है, tan थीटा बोलूँ मैं या dy/dx बोलूँ मैं, बात तो एक ही है। तो मैंने इसको कर दिया x/2 इज इक्वल्स टू 0.5, और मैं कह सकती हूँ 1/5। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे, हमारा आंसर आ जाएगा क्या, देखो ज़रा, ये हो गया हमारा 0.5। तो x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल्स टू आ गया कितना हमारे पास, 0.5 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया जी। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो क्या यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हमें यही निकालना है, बिल्कुल। हमसे हाइट ही तो पूछी गई है, क्या पूछा है हमसे कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो हाइट कैसे निकालेंगे, अब इस x की वैल्यू को उठा के रख देंगे हम इस y की इक्वेशन में, तो देखो क्या आंसर आता है हमारा, क्या हमने x की वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पे उठा के, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0.25। हमें किस में निकालना है, हमें तो सेंटीमीटर में निकालना था, देखो किस में पूछा है, सेंटीमीटर में, तो 0.25 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 0.25 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 25, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं क्या दे रखा है हमारे 6th क्वेश्चन में हमें। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कितनी, 5 गीगाहर्ट्ज हमें उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम हुज रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी है, दोनों बराबर है, यानी कि ER इज इक्वल्स टू म्यू आर है कितना, 2 है। ठीक है, अब पूछा है इट्स वेलोसिटी इन दिस मीडियम इज, इस मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा है। किसी भी मीडियम के अंदर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि n। ठीक है, और n इज इक्वल्स टू होता है बेटा, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू ई आर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है,
हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दिस मीडियम। तो क्या कर देंगे हम, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देंगे, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो देखो जरा क्या आंसर आ रहा है हमारा आंसर आया x इंटू 10⁷। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू 10⁷ से, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 15 आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 15 और ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ रहा है हमारा यहाँ पे 15, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन 7th की ओर देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 kg व्हेन अ मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। हम जानते हैं कि हमारा जो हाइड्रोलिक जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, इधर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और इधर का एरिया क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो जहां हमारे पास 100 kg हुआ है और इधर हमारे पास रखा हुआ है स्मॉल m मास रखा हुआ है। ठीक है, तो उसने बोला इट कैन लिफ्ट हाउ मच kg, यानी कि हमें निकालना है कितना kg वो लिफ्ट कर सकता है अगर when the diameter of the larger piston is increased by 4 times and that of the smaller piston is decreased by 4 times। ये हमसे बोला है कि अगर ये कर दे तो फिर कितना मास वो लिफ्ट कर पाएगा, कौन, हाइड्रोलिक प्रेस कितना मास लिफ्ट कर पाएगी। ठीक है, तो देखो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर, देखते हैं। अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूं कि यहाँ मुझे लगाना है पास्कल लॉ, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा हमारा पास्कल लॉ। कैसे, पास्कल लॉ क्या होता है, ये होता है हमारा P1 इज इक्वल्स टू P2, यानी कि प्रेशर 1 इज इक्वल्स टू प्रेशर 2। अब हम जानते हैं प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बेटा कितना होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा, देखो जरा, फोर्स हो जाएगा हमारे पास कितना लग रहा है, एक तो प्रेशर लग रहा है P0 प्लस कौन सा, इसका mg लग रहा है हमारे पास नीचे, क्या लग रहा है, इसका mg लग रहा है, इसका mg नीचे लग रहा है हमारे पास। ठीक है, और एरिया कितना है, A1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका यहाँ पे लग रहा है कितना, 100g, कितना लग रहा है, 100g, और एरिया इसका A2 मान लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखो पहली कंडीशन में तो ये हो गया कि P0 प्लस mg बाय A1 इज इक्वल्स टू P2 बाय 100g बाय कौन सा, A2 एरिया। ये तो पहली कंडीशन हुई और इससे हमने इक्वेशन निकाली क्या, m बाई 100 इज इक्वल्स टू A1 बाय A2। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोला कि उसने A1 को रिड्यूस कर दिया, कितना, 1/4 कर दिया जितना पहले था उसका। तो मैं कह दूं यहाँ पे A बाय 16 हो गया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और सिमिलरली उसने A2 को क्या करा, बढ़ा दिया 4 गुना, क्या कर दिया, बढ़ा दिया 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा बेटा, A2 हो जाएगा हमारे पास 16A। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है, ये A1, इसको A डैश कर देते हैं और ये हो गया A2। ठीक, अब क्या करना है हमें, सेम वही कॉन्सेप्ट पास्कल लॉ फिर से हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया, और हमें बताना है मास कितना रखें कि यहाँ पे वो लिफ्ट करे। तो मान लेते हैं कि इस साइड में m डैश हमने रखा, तो m डैश g अब नीचे लगेगा। ठीक है, तो देखो आगे सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑन साइड ऑफ 100 kg क्या करा, इंक्रीज कर दिया, और m साइड में क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो नया एरिया हो गया हमारे पास ये, और एक हो गया हमारे पास A2 16A2 हो गया। ठीक है, तो वापस से हम वही करेंगे, सेम पास्कल इक्वेशन लगाएंगे। तो ये हो गया mg बाय, अभी एरिया क्या हो गया हमारे पास, A1 बाय 16, तो ये हो गया mg अपॉन A1 बाय 16, और इस साइड में हो जाएगा हमारे पास क्या, m डैश g बाय 16A2, एरिया चेंज किया है सिर्फ। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से एक और इक्वेशन आएगी, ये
सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन से, क्योंकि वहां पर भी a1/a2 था, जो कि कितना था, m/100 था। हमने कंपेयर किया इसको और हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, कैपिटल M डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 25600 kg। यानी कि इतना चेंज करने, इतना एरिया के अगर अंदर हम चेंज कर देंगे तो अब कितना वेट उठा पाएगी, वो कितना मास उठा पाएगी, 25600 kg, इतना वो उठा पाएगी। तो आंसर आ गया हमारा m डैश इज इक्वल टू 25600 kg। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ कॉमन ट्रांजिस्टर रेडियो सेट रिक्वायर्स 12 वोल्ट डीसी फॉर इट्स ऑपरेशन। ठीक है, द डीसी सोर्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। डीसी सोर्स जो भी है उसको एक ट्रांसफार्मर से क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, एंड अ रेक्टिफायर सर्किट से, विच आर ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट ऑन स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एसी सप्लाई। इतने पे वो ऑपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल आर, ये तो सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स दे रखे हमें, पूछा है क्या कि प्राइमरी साइड पे कितने टर्न्स होंगे। ठीक है, हमें वोल्टेज दे रखा है प्राइमरी का कितना, वीपी हमें दे रखा है कितना, 12 वोल्ट, कितना दे रखा है, सॉरी ये हमें दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक, और वीएस हमें दे रखा है कितना, वीएस हमें दे रखा है 12 वोल्ट, कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक, हमसे पूछा है क्या कि प्राइमरी साइड में कितने टर्न्स होंगे और सेकेंडरी साइड में टर्न्स दे रखे हैं हमें कितने, 24। बहुत ही सिंपल, हम जानते हैं इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है क्या, कि नंबर ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज इक्वल टू VS बाय VP। ठीक है, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्राइमरी साइड में कितने टर्न्स होंगे। ठीक है, तो सिंपली यहां से इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो NS हमें दे रखा है कितना, 24। ठीक है, इनटू ये कितना दे रखा है, VP हमें दे रखा है 220, कितना दे रखा है, 220, और VS हमें दे रखा है 12। तो ये आ गया हमारे पास, यहां से सॉल्व कर लेंगे। तो NS इज इक्वल टू, सॉरी NP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 440 टर्न्स। कितने हो जाएंगे, 440 टर्न्स हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या दे रखा है हमारे 9th क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर of polarization experiment and the intensity of the light beam emerging from the analyzer is measured as 100 lumens। यानी कि एनालाइजर से निकलने के बाद उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 100 लूमेंस दे रखी है। यानी कि अगर मैं आपको यहां बोलूं बेटा कि ये हमारा पोलराइजर है, ठीक है, और ये हमारा एनालाइजर है, ठीक है, तो इससे निकलने के बाद उसकी वैल्यू दे रखी है, ये पोलराइजर हो गया और ये एनालाइजर हो गया, ठीक है। तो इससे निकलने के बाद उसकी वैल्यू जो है आई नॉट, वो कितनी दे रखी है हमें, 100 लूमेंस दे रखी है। कितनी दे रखी है, 100 लूमेंस दे रखी है। और हमसे पूछा है क्या अब आगे कि देखो जरा क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है नाउ इफ द एनालाइजर इज रोटेटेड अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय 30 डिग्री। यानी कि अब हमने क्या करा, एनालाइजर को 30 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो जब 30 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक। तो अब यहाँ पे पूछा गया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट विल बी, अब कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि आई नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, बिल्कुल जी। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें, 30 डिग्री दे रखी है। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो ये 100 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3/4, कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम
तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, 75 ल्यूमेंस। कितना आ जाएगा बेटा, 75 ल्यूमेंस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ चुका है हमारा, यानी कि जब 30 डिग्री एनालाइजर को रोटेट कर दिया हमने क्लॉकवाइज, तब उसकी इमर्जिंग जो लाइट थी वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आ चुका है, देख लो सॉल्यूशन एक बार। गिवन आई नॉट इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, एनालाइजर के बाद निकलने के बाद उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, इंटेंसिटी की 100 लूमेंस थी, और अब उसने एनालाइजर को रोटेट कर दिया कितना, 30 डिग्री। तो हमारे पास जो आई नेट यानी कि फाइनल जो आ जाएगा इमर्जिंग इंसिडेंट लाइट, जो उसकी इंटेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 75 लूमेंस आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं 10th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। इसके बाद आपको बाकी पेपर्स के सॉल्यूशंस भी जल्दी ही मिलेंगे, वो भी हमारे एक्सपर्ट पैनल्स के थ्रू, जो कि द बेस्ट सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ट्यून रही है हमारे चैनल के साथ और देखते जाइए आगे के पेपर्स के सॉल्यूशन। तो चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन को, देखो क्या है इस क्वेश्चन में दे रखा हमें। इन कनेक्शन विद द सर्किट ड्रॉन बिलो, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम रजिस्टर इज। ये हमसे पूछा गया कि कितनी वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूं ध्यान से, तो बेटा ये किसका कौन सा डायोड है, यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये जेनर डायोड है, जो कि फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें देख के पता चलेगा कि ये रिवर्स बायस है, और हम जानते हैं कि जेनर डायोड को क्या होता है, स्पेशली डिजाइन किया जाता है जिससे कि वो रिवर्स बायस में अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, अब रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में उसको एक ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया जाता है, जिसके बाद उसकी जो वैल्यू ऑफ करंट होती है वो क्या होती है, सडनली इंक्रीज हो जाती है। बट उस वोल्टेज के बाद उसके अंदर कोई भी वोल्टेज चेंज नहीं आता है, यानी कि उसके वोल्टेज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जितना भी ड्रॉप होना होगा वो सारा यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, इसके अक्रॉस मुझे करंट अगर निकालना है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा बेटा, 5 वोल्ट ही होगा। बिल्कुल, हम जानते हैं, हमने देख रखा है जेनर डायोड के जो फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो ये होते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके बाद करंट की जो वैल्यू है वो सडनली क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू V बाय, जो भी है ये कितना दे रखा है हमें, 5 वोल्ट दे रखा है, तो इसको रख देते हैं वैल्यू को यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 किलो ओम। 2 किलो ओम यानी कि ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ ओम। ठीक है, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 2.5 × 10⁻³ तो I इज इक्वल्स टू आ गया बेटा कितना, 25 × 10⁻⁴ एम्पियर। कितना आ गया, एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी I की वैल्यू। जो हमसे पूछा गया है वो क्या है कि कितनी होगी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। चेक कर लेते हैं हमारे आंसर को, देखो बिल्कुल सही, क्या I इज इक्वल टू यही आ रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले JEE मेंस के पेपर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।